साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों, आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जिसकी डेट घोषित हो चुकी है और आपकी परीक्षा जल्दी ही होने वाली है, उसके लिए मैं आपको जीके या फिर जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो साथियों, इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए और साथ में मैं इनका विश्लेषण भी आपको कराऊंगा। उस विश्लेषण को भी बड़े ध्यान से आपको देखना है। साथियों, अब आपके पास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है। उस कम समय को अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए और प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। साथियों, अगर आप एक ही विषय को पढ़ेंगे तो आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप अपने समय को सभी विषयों को दीजिए जिससे कि सभी सब्जेक्ट सभी विषय आपकी मजबूत हों और सभी विषय में प्रैक्टिस बनी रहे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का पहला क्वेश्चन है साथियों कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है। साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है। इसमें विकल्प है साथियों, भीमराव अंबेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी। साथियों, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों, अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा आपका। साथियों, यह बात किसने कही थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही थी कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था। साथियों, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अब साथियों, बात करते हैं, इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा है यानी कि के.एम. मुंशी। अगर साथियों हम के.एम. मुंशी की बात करें तो इन्होंने डीपीएसपी को एक चेक का दर्जा दिया था कि जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो एक चेक के समान हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास चेक होता है, वह उस चेक को लेकर के बैंक में पैसे निकालता है या फिर जमा करता है, तो उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व को जो के.एम. मुंशी है उन्होंने एक चेक का दर्जा दिया है कि हम इस चेक को लेकर के इन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों, उसमें एक विकल्प और दिख रहा है आपको, क्या? यानी कि टी.टी. कृष्णमाचारी। इन्होंने जो डीपीएसपी थे उनको क्या कहा था कि डीपीएसपी को इन्होंने भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर कहा था कि जो डीपीएसपी हैं वो भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। साथियों, ये किसने कहा था? टी.टी. कृष्णमाचारी ने कहा था। अब साथियों, बात करते हैं डिटेल में डीपीएसपी की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि डीपीएसपी की बात करें तो ये संविधान के भाग किस में चर्चा की गई है? इसकी भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 36 से लेकर के क्या अनुच्छेद 51 तक इसकी चर्चा की गई है। और इन डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान यानी कि आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो आयरलैंड का संविधान है साथियों, जो आयरलैंड का संविधान है उसका जो अनुच्छेद 45 है उसमें से इस चीज़ को लिया गया है। और साथियों, एक बात हमेशा याद रखना कि जो आयरलैंड का संविधान था वो 1937 में बन करके तैयार हुआ था। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है। साथियों, अति महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल है। कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी प्रकृति कैसी है, वो उनका नेचर कैसा है। साथियों, तो देखते हैं। पहला विकल्प है न्यायोचित है, दूसरा है कि गैर न्यायोचित है साथियों, और तीसरा है न्यायोचित भी है और गैर न्यायोचित भी है। साथियों, अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं साथियों तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ये गैर न्यायोचित हैं। अब इसका मतलब क्या होता है साथियों? आपने भारतीय संविधान में देखा होगा कि मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। वो क्या है? वो साथियों न्यायोचित हैं, यानी कि वाद योग्य हैं। और जो डीपीएसपी हैं वो वाद योग्य नहीं हैं। इस न्यायोचित और वाद योग्य का मतलब क्या होता है साथियों, इसको समझ लीजिए। जैसे कि
जैसे मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में, अगर कोई व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों को का हनन करता है, हमको नहीं प्रदान करता है या फिर उनका उल्लंघन करता है साथियों, तो हम उनको प्राप्त करने के लिए किसी भी कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? न्यायोचित कहते हैं या फिर वाद योग्य कहते हैं। कहने का मतलब है जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारतीय संविधान में वो न्यायोचित हैं या फिर वाद योग्य हैं। लेकिन साथियों जो डीपीएसपी हैं वो न्यायोचित नहीं है। जो डीपीएसपी हमारे लिए संविधान में दिए गए हैं, अगर उनका सरकार हमको प्रदान नहीं करती है तो हम किसी भी कोर्ट में जाकर के उनको प्राप्त करने की अपील नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है साथियों गैर न्यायोचित। क्या बात आपको ये समझ में आई कि नहीं आई? और साथियों क्या है, जैसे कि ये वाद योग्य नहीं है पहली बात तो डीपीएसपी, और इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, इनमें कोई कमी नहीं हो सकती है, ना ही इनमें बढ़ोतरी कर सकती है गवर्नमेंट सरकार, लेकिन इनमें कोई कमी नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये होता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल है और प्रश्न कह रहा है कि दशा व दिशा के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी कि अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों और परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल। इसमें आपको कई सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कि दशा व दिशा के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो इसके अगर मैं सही उत्तर की बात करूँ साथियों, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 3 श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है। अब साथियों वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं उसको समझिए। नंबर 1 है साथियों इसमें क्या, समाजवादी। क्या साथियों? समाजवादी इसमें पहली श्रेणी होती है समाजवादी। दूसरी होती है साथियों इसमें क्या, दूसरी है इसमें समाजवादी के अलावा गांधीवादी साथियों। कौन सी? समाजवादी और गांधीवादी। और साथियों जो तीसरी है इसमें, तो तीसरी है साथियों इसमें कौन सी, तीसरी है उदारवादी। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 गांधीवादी और नंबर 3 साथियों क्या, उदारवादी। जो डीपीएसपी हैं वो दशा व दिशा के आधार पर इन 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं, यानी कि समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। अब साथियों इसमें जो समाजवादी हैं उसमें कुछ अनुच्छेद है, जैसे कि आर्टिकल 38 यानी कि आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 47, ये सभी आपके साथियों समाजवादी की कैटेगरी में रखे गए हैं। ऐसे ही साथियों कुछ गांधीवादी जो श्रेणी है उसमें आपके अनुच्छेद 40 यानी कि अति महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, जो ग्राम पंचायतों का गठन है उसकी चर्चा किसमें की गई है साथियों, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में की गई है, जो एक गांधीवादी का पार्ट है। वहीं अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 46 यानी कि 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48, ये सभी साथियों गांधीवादी के हिस्से हैं। वहीं उदारवादी की बात करूं तो उदारवादी में साथियों अनुच्छेद यानी कि 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50 और 51, ये सभी साथियों उदारवादी के हिस्से हैं। और साथियों आपको बात का क्या रखनी है याद इसमें, यानी कि इन तीनों में कुछ कॉमन अनुच्छेद हैं जिनकी चर्चा तीनों में ही की गई है। जैसे कि साथियों अनुच्छेद 43 उसको समाजवादी में भी रखा गया है, उसको गांधीवादी में भी रखा गया है और साथियों इन दोनों में रखा गया है। वहीं अनुच्छेद साथियों 47, अनुच्छेद 47 को समाजवादी में भी रखा गया है और साथियों गांधीवादी में भी रखा गया है। वहीं जो अनुच्छेद साथियों 48 है, अनुच्छेद 48 को साथियों गांधीवादी में भी रखा गया है और अनुच्छेद और उदारवादी में भी रखा गया है। तो ये साथियों बहुत डीपली जानकारियाँ थीं, इनको आप हमेशा याद रखना। और आपको बस अगर कांस्टेबल की ही बात करें तो वो तो आप भूल जाइए, जो जितना मैं बता रहा हूँ बस उसको याद कर लीजिए, याद रखना। बस प्रश्न गारंटी देता हूँ यहीं से ही पूछा जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है साथियों। अगला सवाल कह रहा है कि किस अनुच्छेद में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की बात की गई है, यानी कि
वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें फ्री में कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता की बात की गई है। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा बताइए। अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि साथियों अनुच्छेद 39A। इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है फ्री में कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था आर्टिकल 39A में की गई है साथियों, हमेशा याद रखेंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है साथियों। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो अगला सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया साथियों। इसमें आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला हूं। जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि किस वाद में कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल साथियों, यानी कि वह किस वाद में कहा गया है कि जब नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में टकराव हो जाता है तो उसमें प्रभावी उनमें से कौन से होंगे? मूल अधिकार प्रभावी होंगे या फिर साथियों नीति निदेशक तत्व प्रभावी होंगे। ये बात किस वाद में की गई है? तो साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि चंपाकम दौराई राजन मामला। ये वाद कहता है कि जब इन दोनों में टकराव हो जाएगा तो प्रभावी मूल रूप से मूल अधिकार ही होंगे। ये बात किस में की गई है? चंपाकम दौराई राजन मामले में साथियों ये जो मामला था 1951 में आया था। कब? 1951 में ये मामला आया था। अब साथियों बात करता हूँ मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की, जैसे कि इसमें विकल्प एक है, ए है गोलकनाथ मामला। इसमें साथियों बात की गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारतीय संविधान में, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इनमें कोई भी संशोधन नहीं होगा, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और साथियों जो गोलकनाथ मामला था वह 1967 में आया था। कब? 1967 में यह आया था साथियों। वहीं इसमें विकल्प सी है केशवानंद भारतीवाद। इसमें किसकी चर्चा की गई है साथियों? इसमें याद रखेंगे जो केशवानंद मामला है, केशवानंद वाद है, यह 1973 में साथियों आया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न कि केशवानंद भारतीवाद कब आया था साथियों? 1973 में आया था पहली बार। इसमें किस बात की चर्चा की गई है मूल रूप से साथियों, हमेशा याद रखेंगे। इसमें चर्चा की गई है कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यानी कि मूल ढांचा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो मूल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसका मूल ढांचा है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। ये बात केशवानंद भारतीवाद में की गई है जो कि 1973 में आया था। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प आपको दिख रहा होगा, विकल्प डी, और कह रहा है कि मिनर्वा मिल्स मामला। अब इसकी बात करते हैं साथियों, यह आया था 1980 में साथियों। कई बार पूछा गया है मिनर्वा मिल्स मामला कब आया था साथियों? 1980 में आया था। अब इसमें चर्चा किस बात की गई है? तो एक लाइन में हमेशा याद रखेंगे, यानी कि जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और डीपीएसपी हैं साथियों, मूल अधिकार और राज्य की नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। ये बात किस में की गई है साथियों? ये मिनर्वा मिल्स मामले में की गई है जो कि 1980 में आया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से साथियों। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिए कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए साथियों। इसमें आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, पेशेंस के साथ ध्यान से सुनिए। इसमें कह रहा है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ में। इसमें पहला है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में किसकी चर्चा की गई है? एस्ट्रोलॉजी में
किसकी चर्चा की गई है, और एस्ट्रोनॉमी में किसकी चर्चा की गई है, और एस्ट्रोफिजिक्स में किसकी चर्चा की गई है। साथियों, इन प्रश्नों को करने का एक आसान आसान तरीका आपको बता देता हूँ। इसमें 4 जो दिए होते हैं सूची को सुमेलित करने के लिए, उनमें से आपको 1-2 का आइडिया हो जाता है। अगर 1-2 का आइडिया हो जाता है तो हमेशा आप ऑप्शन के साथ खेलें। ऑप्शन के साथ खेलने का मतलब है कि विकल्प में ऐसे देखें कि किसके साथ में सुमेल नहीं। सही आंसर आपको पता होगा तो आप इसका आसानी से, 1-2 का भी पता होगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर साथियों बात करें हम एरोनॉटिक्स की साथियों, तो इसकी चर्चा ज्योतिष शास्त्र के रूप में की जाती है। ए का 4 के साथ मेल हो जाएगा। वहीं एस्ट्रो नहीं साथियों, इसमें क्या होगा हमेशा याद रखना है, जो एरोनॉटिक्स है इसका विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा विकल्प में वैमानिकी साथियों। ए का 2 के साथ में, बी का साथियों 4 के साथ में। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। वहीं सी का साथियों इसका हो जाएगा खगोल की। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल की, और एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब एक बचा साथियों भौतिक शास्त्र। इसका मतलब इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, ए का 2 किस में है साथियों, ए का 2 साथियों बी में भी है और डी में भी है। इसका मतलब ए का 2 एक खत्म हो जाएगा और डी भी खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई। अब देखते हैं बी का मतलब 4, और बी का मतलब 4 का मतलब क्या है साथियों, ये आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 6 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब साथियों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखना हमेशा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि एक चर्चा की जाती है साथियों एक्रोबॉटिक्स। क्या एक्रोबॉटिक्स किसको कहा जाता है, इसमें एक्रोबॉटिक्स में व्यायाम आदि की चर्चा की जाती है। क्या, जो फिजिकल एक्टिविटी की जाती हैं, जो व्यायाम आदि की जाती है, एक्सरसाइज वगैरह, उसमें क्या एक्रोबॉटिक्स की चर्चा में कहा जाता है उसको। वहीं ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है साथियों। वहीं एक बात की जाती है, पूछा जाता है ऑरिनोलॉजी में साथियों सपनों का अध्ययन, यानी कि सपनों का अध्ययन, ड्रीम्स का अध्ययन किया जाता है। वहीं एंटोमोलॉजी साथियों पूछा गया कई परीक्षाओं में, एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। वहीं साथियों न्यूमिस्मेटिक्स में साथियों सिक्कों आदि का अध्ययन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है साथियों। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी का जियोइड आकार कैसा होता है, यानी कि जो पृथ्वी हमारी अर्थ है उसका आकार कैसा होता है। अब आप कहेंगे साथियों पृथ्वी तो गोल होती है। नहीं, ये तो एक कहावत के रूप में होती है कि पृथ्वी गोल होती है, लेकिन अगर हम भौतिकी की भाषा में साथियों भूगोल की भाषा में समझें और जानें तो हमेशा याद रखेंगे जो पृथ्वी का अध्ययन है उसके जो जियोइड आकार होता है उसका आकार चपटाकार में होता है, अंडाकार साइड में होता है, यानी कि उसके ध्रुव होते हैं वो चपटे होते हैं। इस प्रकार साथियों ध्रुव चपटे होते हैं, और साथियों वो कैसी होती है, चपटाकार में होती है, जियोइड आकार होता है। और ये किसके कारण होता है साथियों, ये पूछ रहा है। तो जो पृथ्वी का आकार जियोइड होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल की चर्चा करूं साथियों। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। समझाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना साथियों। एस्चुरी का मतलब होता है साथियों क्या, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रंश साथियों। क्या, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रंश। क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश बनाती है, एस्चुरी बनाती है। गंगा, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं साथियों तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर साथियों हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा नर्मदा नदी साथियों। क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। अब साथियों सुनिए मेरी बात इसमें, जैसे कि अब बात समझाता हूँ आपको एक कि सर भ्रंश किसको क्या, आप पूछेंगे कि भ्रंश किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं। समझिए साथियों, जो नर्मदा नदी है ना साथियों, और एक नर्मदा नदी समझ लीजिए पहले 5 मिनट, एक साथियों ताप्ती नदी, कई सारी नदियां हैं, ये क्या बनाती हैं साथियों, ये भ्रंश बनाती हैं। अब साथियों एक प्रश्न है, जो एक न्यूयॉर्क की एक नदी है साथियों हडसन नदी
वो भी क्या बनाती है, भ्रंश बनाती है, एस्चुरी बनाती है। वहीं फ्रांस की एक नदी है साथियों सीन, जो कि पेरिस पेरिस है ना, वो सी नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। फ्रांस का जो पेरिस शहर है वो सी नदी के किनारे बसा हुआ है, और सी नदी ये भी एस्चुरी बनाती है। अब आप कहेंगे सर एस्चुरी किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं, समझ लीजिए। जैसे साथियों मैं बात करता हूँ भ्रंश की, यानी कि एस्चुरी की बात करता हूँ। जैसे कि साथियों कई सारी नदी की धाराएं आ रही हैं, इस प्रकार से बह रही हैं साथियों। बहती हुई धाराएं लास्ट में एक धारा में परिवर्तित हो जाती हैं। जब कई सारी नदी की धाराएं बहती हुई अंत में आकर के एक धारा में परिवर्तित हो जाती हैं, एक धारा में प्रवाहित होती हैं, उसको भ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार से बहती हुई आ रही हैं साथियों, और अंत में ये एक धारा में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे भ्रंश कहते हैं। वहीं आप पूछेंगे साथी सर बताइए कि डेल्टा किसे कहते हैं। अब साथियों डेल्टा का क्या होता है कि एक धारा, एक बड़ी धारा बहती हुई आती है साथियों, और अंत में आकर के कई धाराओं में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं साथियों, डेल्टा कहते हैं। और अंत में एक डेल्टा का रूप धारण कर लेती है, उसे क्या कहते हैं साथियों, डेल्टा कहते हैं। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ जैसे कि साथियों आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये आपस में क्या बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं साथियों। वही साथियों मैंने अभी आपको एक प्रश्न कराया था, ये प्रश्न था साथियों कि पृथ्वी का ज्योड़ आकार होता है, इसका सही उत्तर मैंने आपको क्या बताया था साथियों, ये घूर्णन के कारण होता है। अब साथियों इसमें एक बात पूछी जाती है, जो दिन और रात की घटना होती है वो किसके कारण होती है साथियों, वो होती है परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। वहीं आपको जो ऋतुओं में परिवर्तित होता है, जो मौसम होते हैं, सीजन होते हैं, जैसे कि आपका गर्मी, सर्दी, आपका वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ये किसके कारण होते हैं साथियों, ये किसके कारण होते हैं, ये परिक्रमण के कारण होते हैं साथियों। परिक्रमण के कारण क्या होता है, ये आपकी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और दिन रात की घटना किसके कारण होती है साथियों, दिन रात की घटना हमेशा याद रखेंगे घूर्णन के कारण होती है, यानी कि घूर्णन के कारण दिन रात की घटना होती है। ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, आपका परिक्रमण के कारण होता है। देखते हैं साथियों अगला सवाल, इसकी चर्चा मैंने अभी आपके सामने की। अगला सवाल है साथियों कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल। बरगी बांध, इंदिरा नहर बांध, सरदार सरोवर और गांधी सागर साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर मुझको आप बता दीजिए। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो नर्मदा नदी है उस पर कौन सा बांध नहीं है, गांधी सागर बांध नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। तो ये किस पर है साथियों, चंबल नदी के किनारे है। क्या चंबल नदी पर बनाया गया है साथियों, और ये साथियों एमपी में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। कौन, नर्मदा नदी, गांधी सागर। वहीं बरगी, इंदिरा नहर, सरदार सरोवर, ये तीनों साथियों नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं, और ये तीनों की तीनों साथियों मध्य प्रदेश राज्य में है। यानी कि बरगी बांध भी, इंदिरा नहर भी साथियों, और सरदार सरोवर, ये तीनों मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन जो गांधी सागर है वो है तो मध्य प्रदेश में, लेकिन ये नर्मदा नदी पर ना होकर के चंबल नदी पर है साथियों। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि साथियों नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क स्थित है साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसमें आपको मैं कई सारी जानकारियाँ प्रदान करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। जो नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, जैसलमेर में स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि साथियों राजस्थान राज्य में है, राजस्थान में कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। अब साथियों मुझको एक बात बताइए कि, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मुझको बताइए कि टाइगर स्टेट के रूप में किसको जाना जाता है। टाइगर स्टेट के रूप में किसको जाना जाता है मुझको बताइए। तो हमेशा याद रखेंगे एमपी राज्य को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। वहीं साथियों ये तो आपका नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क है, लेकिन एक फॉसिल पार्क भी है साथियों, वो कहाँ पर है, एमपी राज्य में फॉसिल पार्क।
अब साथियों मैं कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ, उनको देखिए। जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि बांधवगढ़ साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल बांधवगढ़ पूछा जाता है, आपको कई परीक्षाओं में पूछा गया है। वहीं साथियों पेंच, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये सब मध्य प्रदेश के हैं साथियों। पन्ना, कई बार पूछा गया प्रश्न, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। माधव कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी साथियों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। वहीं आपके महाराष्ट्र के कुछ पूछे जाते हैं, जैसे बोरीवली, ये महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान है बोरीवली साथियों। बोरीवली, तनसा तनसा राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गा मल राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गा मल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। वहीं कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं साथियों, जैसे कि साथियों बन्नेरघट्टा, क्या साथियों? बन्नेरघट्टा साथियों। वहीं साथियों एक ऐसा कर्नाटक में बांदीपुर, कई बार पूछा गया साथियों, मिलान में भी पूछे जाते हैं मैच करने के लिए। नागरहोल, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। साथियों मैंने आपके सामने जीके या फिर जीएस के कुछ प्रश्नों की चर्चा की है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आपकी परीक्षा तक मैं जीके या फिर जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करता रहूँगा। आप साथियों सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं साथियों। नेगेटिव भी लिख सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप नेगेटिव बातें भी लिख सकते हैं, और पसंद आती है तो आप पॉजिटिव बातें भी लिख सकते हैं साथियों। कमेंट्स का मुझको कुछ नहीं मिलता है साथियों, किसी को कुछ नहीं मिलता है कमेंट का, केवल एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे द्वारा जो चीज़ें कराई जा रही हैं उनका मेरे साथियों को लाभ हो रहा है साथियों। केवल इतना मुझको मिलता है और मुझे और काम करने की प्रेरणा मिलती है कि मेरे द्वारा अधिक से अधिक साथियों की सहायता की जा सके। साथियों इसी प्रकार सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, महत्वपूर्ण डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।